मैं एक जांबाज पाकिस्तान दुश्मन जासूसों के नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए सऊदी अरब पहुंच चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगली सुबह नाश्ता हमने कॉफी शॉप में ही करना था। शहर का वाहिद होटल होने के बावजूद इसमें बहुत कम ग्राहक थे। हमने ये तय कर लिया था कि हम आइंदा डाइनिंग हॉल और कॉफी शॉप में किसी मखसूस टेबल पर नहीं बैठेंगे, बल्कि हर बार मुख्तलिफ टेबल पर बैठेंगे। सुबह 9 बजे हम तकरीबन इकट्ठे ही कॉफी शॉप में पहुंचे तो हेड वेटर को कहा कि हम खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठेंगे। हेड वेटर ने हमें उस मखसूस टेबल पर ले जाने की इतनी कोशिश की कि इमरान को मजबूरन उसे डांट कर कहना पड़ा कि हम अपनी पसंद के लोग की टेबल पर बैठेंगे। हर टेबल के दरमियान में गुलदान में मसनूई फूल सजे हुए थे और हमें यकीन था कि हमारे लिए मखसूस टेबल वाले गुलदान में भी खुफिया माइक्रोफोन होगा। अपनी पसंद की टेबल पर बैठकर नाश्ता करने के बाद मैंने साथियों को कहा कि लॉन में जरा चहलकदमी करते हैं और फिर आप लोग अपनी कवर स्टोरी के मुताबिक शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर जाएं और औरंगजेब को भी मिलें, जबकि मैं अपने कमरे में जाऊंगा। लॉन में आकर मेरे तीनों साथियों ने मुझे बताया कि उनके कमरों में गुलदानों में खुफिया माइक्रोफोन छुपाए गए हैं। मैंने साथियों को कहा कि शहर की तरफ जाते हुए और दुकानों में भी इस बात का ध्यान रखें कि आपकी मोबाइल सर्वेलेंस तो नहीं हो रही, लेकिन निगरानी करने वालों को ये एहसास हरगिज न होने पाए कि आपको निगरानी का पता चल चुका है। लॉन से ही हम एक दूसरे से अलहदा हुए। कैसर, इमरान और मुजम्मिल गाड़ी में शहर चले गए, जबकि मैं अपने कमरे में चला आया। मेरे कमरे में जाने के थोड़ी देर के बाद ही विजय का फोन आया कि वो मिलना चाहता है। मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। विजय अपने चेहरे की झल्लाहट छुपाने में कामयाब ना हो सका था। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने मुझसे पूछा कि आया मैं शाम को खरीदारों से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। मेरा अस्बात में मुख्तसर सा जवाब सुनकर वो बोला कि क्या तमाम दस्तावेजी सबूत आपके पास यहाँ मौजूद हैं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मिस्टर विजय, हम फौजी सीधे जरूर होते हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं। तुम्हारे ख्याल में इतने कीमती और इंतहाई खुफिया कागजात मैं अपने सूटकेस या पेंट की जेब में रख कर फिरता हूँ? मिस्टर विजय, वो कागजात और खुफिया एटमी तामीरात के ब्लूप्रिंट मैंने बरीदा पहुंचकर पहले बैंक के लॉकर में रखवाए और फिर होटल में कमरा लिया। आज शाम को खरीदारों के साथ तो सिर्फ इब्तदाई बातचीत होगी और सौदा तय पा जाने की सूरत में बैंक औकात के अंदर ही उन्हें कागजात दूंगा और वहीं उनसे रकम वसूल करूंगा। विजय, जो शायद समझता था कि मैंने ये कागजात अपने सूटकेस में रखे होंगे, मेरी बात सुनकर कुछ मायूस सा दिखाई देने लगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोला कि आपके ख्याल में इन कागजात का मुआवजा क्या होना चाहिए? मैंने कहा कि तुम बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास और तिल अबीब और हैफा की तामीरात और वहाँ के रहायशियों की जिंदगियों की कीमत लगा लो, फिर तुम्हें एहसास होगा कि मेरा मुतालिबा यानी 15 करोड़ डॉलर बहुत ही कम है। उन दिनों अमेरिकन डॉलर ओपन मार्केट में 14 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर था। मेरा मुतालिबा सुनकर विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि विजय कुमार, तुम तो महज एजेंट हो। खरीदारों को इन डॉक्यूमेंट्स की असल कीमत का बखूबी इल्म है। हाँ, अगर उनके ख्याल में मेरे मुतालबे से कम रकम है तो उन्हें बता दो कि मुझसे मिलने का कोई फायदा नहीं। उन्हें इतने अहम कागजात जिनमें इस्लामी बम की तैयारी के सारे मराहिल न सिर्फ तफसीलन दर्ज हैं, जो डॉक्टर कदीर खान से हासिल करने के लिए इस्लामी ममालिक अरबों डॉलर देने को तैयार थे, ये सब क्या मैं रेवड़ियों के भाव बेच दूं? विजय मुझे उखड़ते देखकर फौरन बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे खरीदार बड़ी से बड़ी रकम देने के अहल हैं। उन्हें सिर्फ ये कायल करना होगा कि आपके पास इतने अहम कीमती कागजात हैं। मैंने कहा कि और उन्हें मुझे ये यकीन दिलाना होगा कि वो मुझे इतनी बड़ी रकम देने के अहल हैं भी या नहीं। मिस्टर विजय, इस किस्म के सौदे बाहिमी एतमाद पर ही तय पाते हैं। मैं ना तो उन्हें जांच पड़ताल के लिए कागजात दूंगा और ना ही 15 करोड़ डॉलरों से भरे सूटकेस मुझे ये दिखाने के लिए लाएंगे कि वो वाकई इतनी रकम ला सकते हैं। मिस्टर विजय, तुम एसी इंजीनियर हो और तुम्हारी सोच सिर्फ एसी प्लांट्स तक ही महदूद है। तुम्हारी पार्टी जब मुझे मिलेगी तो बाकी सारी बातें खुद ब खुद तय हो जाएंगी। तुम सिर्फ दोनों पार्टियों को मिलवाओ और अपने कमीशन से गर्ज रखो, जो 1.5 करोड़ बनता है। विजय ने भी अपने कमीशन का हिसाब लगाया हुआ था, लेकिन मेरे मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर उस पर गशी सी तारी हो गई। वो कुछ कहना चाहता था कि मैंने उसे टोक कर कहा कि दूसरी बात ये कि मेरे और मेरे दोस्तों के कमरों में गुलदानों में छुपाए गए माइक्रोफोन हमने देख लिए हैं।
सुबह कॉफी शॉप में भी हमारे लिए मखसूस टेबल पर गुलदान में माइक्रोफोन रखा हुआ था। ये बचगाना बातें छोड़ दो, तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो इतने बड़े सौदे करते हैं वो इतनी मामूली बातों से भी बेखबर होते हैं? मेरी बात सुनकर विजय का रंग फक हो गया। उसने मेरी बात की कोई तरदीद नहीं की, खामोशी से गर्दन झुका ली। उसने अपने हथियार फेंक दिए थे और मेरी ट्रेनिंग के मुताबिक ये मेरी खासी बड़ी कामयाबी थी कि मैंने महज बातों से विजय की रेजिस्टेंस पावर को खत्म कर दिया था। शाम को तकरीबन 7 बजे जब मेरे कमरे में विजय कुमार का फोन आया, उसने बताया कि खरीदार आ चुके हैं और कॉफी शॉप के एक कोने की मेज पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने मुजम्मिल, इमरान और कैसर को पहले ही बता दिया था कि जब भी उनके दरवाज़ों पर एक मखसूस किस्म की दस्तक दूं तो वो होटल की लॉबी, रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप में मुझे देखते हुए लॉन में टहलने चले जाएं, बल्कि मुझे भी साथ चलने की दावत दें और मैं जहां बैठा हुआ हूं वहां से इतने करीब रहें कि मेरे बुलाने पर फौरन आ जाएं और मुसल्लह हालत में रहें। मैं विजय के फोन के 15 मिनट बाद साथियों के दरवाजों पर दस्तक देता हुआ कॉफी शॉप चला गया। विजय कॉफी शॉप में दाखिले की जगह पर खड़ा था और कोने की मेज पर 3 अफराद जो शक्ल से भारतीय लगते थे बैठे हुए थे। विजय ने मेरे साथ उनकी तरफ बढ़ते हुए सरगोशी में कहा कि ये तीनों आपके डॉक्यूमेंट्स को खरीदने की फाइनल अथॉरिटी रखते हैं। मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठकर और तारुफ करवा कर चला जाऊंगा। सारी डील आपने इनके साथ फाइनलाइज करनी है। हम उस टेबल के करीब पहुंचे तो तीनों खामोशी से मुझे देखते रहे। विजय ने मेरा और उनका सिर्फ ये तारुफ करवाया कि इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था और ये तीनों साहिबान उनको खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने ना तो मुझसे हाथ मिलाया और ना ही नाम पूछा। सिर्फ मुस्कुराहटों के तबादले के बाद मैं और विजय खाली कुर्सियों पर बैठ गए। विजय ने वेटर को कॉफी लाने का ऑर्डर दिया और थोड़ी देर बाद माजरत करके उठ गया। वो तीनों अपनी नशिस्त और हुलिये से मुझे ना तो भारतीय फौज के अफसर दिखाई देते थे और ना ही उनके चेहरों पर इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स के खरीदार होने की कोई झलक दिखाई देती थी। सिविल लिबास में मलबूस किसी मर्द की हैसियत और शख्सियत को परखने के लिए मैं हमेशा उसके जूते को देखता हूँ। लिबास चाहे कितना ही मैला या मामूली हो, एक साहिब ज़ौक़ और हैसियत के जूते हमेशा साफ और आला क्वालिटी के होते हैं। इन सब के जूतों पर मिट्टी की खासी बड़ी तह चढ़ी हुई थी और जूते भी अदना क्वालिटी के थे। सिर्फ एक ने सीको 5 घड़ी पहनी हुई थी, जबकि दूसरे 2 ने इससे भी मामूली घड़ियां बांध रखी थी। मैं उनकी एक एक बात नोट कर रहा था कि ताकि उन्हें असेस कर सकूं। एक की कमीज से उसकी मैली बनियान झांक रही थी। उन्होंने 555 सिगरेट के पैकेट थाम रखे थे, लेकिन लाइटर वो थे जो आजकल पाकिस्तान में 10 रुपए का मिलता है। कॉफी आई तो उनमें से एक ने मेरे और अपने प्यालों में कॉफी उंडेली। कॉफी और दूध प्याले में लबालब भरने और चम्मच हिलाने के अंदाज से भी उनकी पस्त हैसियत का मुझे बखूबी एहसास हो गया। कॉफी पीते हुए बिलाखिर मैंने ही उन्हें मुखातिब किया और नपी तुली अंग्रेजी में उनसे पूछा कि क्या मिस्टर विजय ने आपको बता दिया कि मेरे पास किस कदर कीमत के डॉक्यूमेंट्स हैं और मैंने उनकी क्या कीमत तलब की है। मेरे सवाल के जवाब में वो एक दूसरे की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे मेरे सवाल का जवाब देने के लिए दूसरे को कह रहे हों। चंद लम्हों तक जब मुझे अपने सवाल का जवाब न मिला तो मैंने मजीद सकील अंग्रेजी में अपना सवाल दोहराया। शायद वो मेरे सवाल को समझ न सके थे। उनमें से एक ने बिल्कुल टूटी फूटी और खालिस भारतीय लहजे में अंग्रेजी में जवाब दिया, हम आपकी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन हमें पहले कागजात देखने हैं। मैं उनकी असलियत समझ चुका था, इसलिए मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि क्या आप में से कोई न्यूक्लियर एनर्जी का साइंसदान भी है जो यूरेनियम 238 को एनरिच करने के पेचीदा फार्मूले को समझ सके? अगर आप सिर्फ मेरी जबानी कहने को काफी समझते हैं तो मुझे ये बताइए कि आप रकम की अदायगी किन बैंकों के जरिए करेंगे। ये तो जाहिर है कि आप इतनी बड़ी रकम की अदायगी रियाज बैंक या किसी लोकल बैंक के जरिए तो नहीं करेंगे। अब वो फिल हकीकत घबरा गए। वो इतने घबराए हुए थे कि कॉफी खत्म किए बगैर ही घबरा कर जाने के लिए उठ खड़े हुए। बड़ी मुश्किल से उसी आदमी ने जवाब दिया कि हम जल्दी में चले आए थे, इसलिए अदायगी के जरिए का फैसला न कर सके। विजय के जरिए हम एक आध दिन में आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। ये जवाब उसने बजाय अपनी घटिया अंग्रेजी के हिंदी में दिया। वो इतने घबराए हुए थे कि कॉफी खत्म किए बगैर ही घबरा कर जाने के लिए उठ खड़े हुए। उस शख्स ने मुझसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने ये कहते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया कि जब हमारा आपस में तारुफ ही नहीं हुआ तो हाथ मिलाने का क्या फायदा। और हाँ, आइंदा जब कभी किसी से बड़ा सौदा करना हो तो कम से कम साफ बनियान पहन लिया करें। और अमेरिकन सिगरेटों के साथ 1 रियाल वाला लाइटर भी अच्छा नहीं लगता। वो तीनों इतने नर्वस हो रहे थे कि मेरी बात सुनी अनसुनी करके कॉफी शॉप से चले गए। उनके पीछे ही होटल से बाहर निकला
वो तीनों एक फटीचर करोला में बैठकर चले गए। मैं कॉफी शॉप में वापस आया तो विजय जो लॉबी में खड़ा उन्हें देख रहा था, मेरी टेबल पर आया और मुझे पूछने लगा कि क्या बात हुई। मैंने कहा कि सौदा तय हो गया है और $15 करोड़ 1 घंटे के अंदर लाने के लिए चले गए हैं। विजय झेंपते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसकी हालत से लुत्फ उठाने के लिए कहा कि मिस्टर विजय, $15 करोड़ की खरीदारी करने वालों को कम से कम लाइटर तो अच्छी क्वालिटी के लेकर देते, और ये भी कहना था कि जूतों पर पॉलिश कर लें। उन्हें न्यूक्लियर साइंस की अलिफ बे भी नहीं आती और खरीदने चले आए हैं न्यूक्लियर एनर्जी का फार्मूला। इस हैसियत के लोगों को तो किसी अच्छे स्टोर में भी नहीं घुसने दिया जाता, और तुमने उन्हें बुला लिया 4 स्टार फंदक सुलेमान में। इन्हें तो सही तौर पर कॉफी भी पीनी नहीं आती। कॉफी शॉप एयर कंडीशनड होने के बावजूद विजय की पेशानी पसीने से भीग गई। मैं उसे इसी हालत में छोड़कर बाहर आया तो मुजम्मिल अकेला लॉन में टहल रहा था। उसने बताया कि उन्होंने मुझे कॉफी शॉप में इन तीनों के साथ बातें करते देख लिया था। जब वो वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठे तो इमरान कैसर अपनी गाड़ी में उनके पीछे चले गए। मैं और मुजम्मिल फिर कॉफी शॉप में आकर बैठ गए और मैंने विजय के खरीदारों के मुतालिक बताया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद कैसर और इमरान वापस आ गए और उन्होंने बताया कि वो तीनों उनके ताक़ुब से बेखबर जामिया मस्जिद के पास मंडी में एक नायलॉन के फर्नीचर और रस्सियों की दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करके इस दुकान और साथ की 2 दुकानों में चले गए। हम थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नायलॉन की दुकान पर गए तो उनमें से एक आदमी ने, जो गालिबन दुकान का सेल्समैन था, हमसे पूछा कि क्या चाहिए। हमें उसने मुख्तलिफ किस्म की रस्सियां दिखाई और हमने मजबूरन 50 मीटर रस्सी खरीद ली। हम विजय की इस बचगाना हरकत पर खासी देर तक हंसते रहे कि सौदे के लिए उसने किन लोगों का इंतखाब किया था। मैं साथियों के साथ हंसी में तो शरीक था, लेकिन मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकलती थी कि विजय ने हमारे कमरों में FM माइक्रोफोन क्यों छुपाए थे। मेरा दिल बार बार ये कहता था कि विजय का भारतीय एजेंसियों से यकीनी वास्ता था, वरना FM माइक्रोफोन जिनका सऊदी अरब में लाना सख्त ममनू है, विजय के पास कहां से आए। उन दिनों ऐसे छोटे माइक्रोफोन जो ट्रांसमीटर का काम भी देते थे, कम से कम 500 दिरहम में दुबई से मिलते थे। रात को 12 बजे के करीब जब मैं शब ख्वाबी का लिबास पहन चुका था, विजय का फोन आया कि वो मुझसे फौरी तौर पर मिलना चाहता है। मैंने पहले तो उसे टालने की कोशिश की, लेकिन उसका इसरार बढ़ता गया। मैंने बिलाखिर उसे अपने कमरे में बुलवा लिया। विजय ने कमरे में दाखिल होते ही कहा कि जो कुछ आज शाम हुआ उसके लिए वो बेहद शर्मिंदा है। दरअसल भारतीय एजेंसी का सऊदी अरब का इंचार्ज जद्दा में रहता है। मैंने जब फोन पर उसे आपके मुतालिक बताया तो उसे यकीन नहीं आया और उसने मुझे कहा कि मैं पहले तसल्ली कर लूं कि आपके पास वाकई डॉक्यूमेंट्स हैं भी या नहीं। मुझे और कुछ नहीं सूझा तो मैं यहाँ पर रहने वाले 3 भारतीयों को गाहक बनाकर आपसे मिलाने ले आया। ये तीनों मामूली कैलिबर के यहाँ की दुकानों पर सेल्समैन हैं। इनके बिल्कुल नाकाम वापस जाने पर मैंने जद्दा के इंचार्ज एजेंट को सारी सूरत हाल फोन पर बताई। अब कल वो फ्लाइट पर आपसे मिलने खुद आ रहा है। जो कुछ हुआ मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कल जब आप उससे मिलेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि मैंने सारी बात ही गलत नहीं बताई है। अगर आप चाहें तो कल बाद दोपहर की फ्लाइट से उसकी आमद की तस्दीक के लिए खुद एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। मैंने विजय की सारी बात सुनकर कहा कि ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है कि हमारा सौदा करवा दो और कमीशन की रकम से अपना मुस्तकबिल बना लो। विजय ने कहा कि कल बाद दोपहर की 2:30 बजे की फ्लाइट पर एजेंट को वो एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। मैंने उसे कहा कि मैं अपने दोस्तों के हमराह एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा और खुद देखूंगा कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। अगले रोज बाद दोपहर 2 बजे मैं अपने तीनों साथियों के साथ अल कैसम एयरपोर्ट पर, जो बरीदा शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर था, पहुंच गया। एयरपोर्ट पर कई पाकिस्तानी अपने मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट का साइट मैनेजर और तकरीबन 80% स्टाफ पाकिस्तानी है। वहीं पर मुझे भट्टी नाम का AC इंजीनियर भी मिला, जिसने बरीदा में हमारे मिशन में हमारी खासी मावनत की थी। फ्लाइट आने पर विजय ने अराइवल लाउंज के बाहर एक सूट पहने और स्याह ऐनक लगाए शख्स का इस्तकबाल किया। विजय ने उससे कोई बात की तो उसने मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया। मैं उससे काफी फासले पर खड़ा था। अपना सूटकेस लेकर वो विजय के हमराह कार पार्किंग में आया और विजय की गाड़ी में बैठ गया। विजय गाड़ी लेकर होटल की तरफ रवाना हुआ और थोड़ी देर बाद ही हम भी अपनी गाड़ियों में होटल की तरफ रवाना हो गए। उस शख्स की सूरत और चाल ढाल से ही मालूम होता था कि ये जो कोई भी है, इसमें कमाल दर्जे की खुद एतमादी है। होटल में शाम 6 बजे विजय ने मुझे फोन करके कहा कि बॉस ने सिर्फ आपको आज रात होटल के डाइनिंग हॉल में खाने की दावत दी है। मैंने पूछा कि तुम्हारे बॉस का नाम क्या है। मेरे पूछने पर विजय ने कहा कि नाम बॉस से ही पूछ लीजिएगा, बॉस वक्त के बहुत पाबंद हैं, इसलिए आप ठीक 8:30 बजे
डाइनिंग हॉल में पहुंच जाएं। विजय को ये हिदायत यकीनन उसके बॉस ने दी होंगी। वो मुझे इन बातों से मुतासिर करना चाहता था। मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला था। बजाय 8:30 बजे के मैं 8:50 में हॉल पहुंचा। विजय इस दौरान मुझे 2 मरतबा फोन करके वक्त की पाबंदी के मुतालिक याद दहानी करवा चुका था। मैं 8:50 पर टहलता हुआ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। विजय जो दरवाजे में खड़ा बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था, मुझे लेकर उस टेबल की तरफ बढ़ा जहां उसका बॉस बैठा था। मैं टेबल के करीब पहुंचा तो बॉस ने घड़ी देखते हुए विजय को डांटते हुए कहा कि मैंने ठीक 8:30 बजे खाने का वक्त बताया था, जानते हो अब क्या वक्त है? विजय की बजाय मैंने जवाब दिया, क्योंकि बिलवास्ता मुझे ही मुखातिब किया गया था। मैंने भी विजय को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अपनी मर्जी के वक्त के मुताबिक खाना खाता हूँ या किसी से मिलता हूँ। अगर मेरे टाइमिंग पर किसी को एतराज हो तो वापस जा सकता है। ये कहकर मैं वापस जाने के लिए पलटा तो मुझे आवाज सुनाई दी कि मिस्टर आसिफ आ जाइए, हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि एक सौदा करने आए हैं। मैं हैरान था कि इस शख्स को मेरे खटमंडू में कयाम के दौरान मेरे कवर नाम का क्यों कर पता चला। सऊदी अरब में भी मैं एक मुख्तलिफ नाम से आया हूँ और यही नाम मेरे पासपोर्ट पर भी दर्ज था। मैं मेज की तरफ बढ़ा तो बॉस ने खड़े होकर मेरा खैर मकदम किया और अपने सामने की कुर्सी पर बैठने की दावत दी। मैं उस एजेंट की सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे उसकी शक्ल हरगिज जानी पहचानी मालूम नहीं हो रही थी। मैं टिकटिकी बांधे उसे देखे जा रहा था। मेरी इस कैफियत को भांपते हुए उसने मुस्कुराते हुए अपनी गहरी नीले शीशों वाली ऐनक उतारी और बोला कि मिस्टर आसिफ, बेशक अपने जहन पर पूरा बोझ डाल दें, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे क्योंकि आप मुझे आज से पहले कभी नहीं मिले। लेकिन मैं आपको उस वक्त से जानता हूँ जब आपको DMI ने हिरासत में लिया था। उसके बाद आपकी जिंदगी के एक एक लम्हे की मुझे खबर है। काठमांडू में जो कुछ आपने किया और फिर पाकिस्तान जाकर कुछ अरसे बाद थाईलैंड, बर्मा, भारत में आसाम और बांग्लादेश में खलना और फिर भारत में बम्बई, कलकत्ता और शांतिपुर में आपकी तमाम कार्रवाइयों की तफसील मेरे पास है। मुझे इससे कोई गरज नहीं कि आपने भारत को क्या नुकसान पहुंचाया और कितने अफराद को हलाक किया, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि आप पर वहां हाथ डालते। जब वो ही अपने फराइज की अंजाम दही में नाकाम हो गए तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि आपके माजी को टटोलूं। मैं तो बिल्कुल साफ जहन के साथ आपसे इसलिए मिलने आया हूँ कि जो कुछ आप फरोख्त करना चाहते हैं उसकी वैल्यू लगाऊं और ये देखूं कि हमें इसकी जरूरत भी है या नहीं। जैसे आसिफ आपका असली नाम नहीं, वैसे ही आप त्रिपाठी कहकर मुझे मुखातिब कर सकते हैं। मैंने त्रिपाठी को जवाब दिया कि जब आप मेरे मुताल्लिक इतना कुछ जानते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैं सिर्फ अपनी शराइत पर काम करता हूँ। मैंने विजय को भी बता दिया था कि मैं ज़बानी तो बता सकता हूँ कि मेरे पास कितनी अहमियत के डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी समरी भी दे सकता हूँ, लेकिन सौदे से पहले असली कागजात किसी सूरत में खरीदार के हवाले नहीं कर सकता। त्रिपाठी ने जवाब देते हुए कहा कि आपकी बात बहुत माकूल है, लेकिन आपको मेरे चंद मामूली सवालों के जवाब देने होंगे। आप इतने मुहब्बे वतन हैं कि अगर आप जैसे लोग हमारे मुल्क में होते तो लोग उनका बुत बनाकर उनकी पूजा करते। आपका यकयक अपने मुल्की मफाद का सौदा करने का फैसला समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि इतनी अहम नौयत के कागजात, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का फार्मूला आपके हाथ कैसे लगा? और आखिरी सवाल यह है कि आप इस सौदे के बाद पाकिस्तान जाकर तो नहीं रह सकेंगे, इसलिए आपने मुस्तकबिल कहाँ गुजारने का सोचा है? मैंने कहा कि मिस्टर त्रिपाठी, मैंने ये कब कहा कि मैं मुहिब्बे वतन नहीं हूँ? ये डॉक्यूमेंट्स जिनके पास थे वो इन्हें फरोख्त करना चाहते थे। मैंने सिर्फ ये किया कि उन्हें खत्म करके ये डॉक्यूमेंट्स खुद हासिल कर लिए। अब मेरे पास उन्हें फरोख्त करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपके तीसरे सवाल का जवाब ये है कि मुझे यकीन है कि इन डॉक्यूमेंट्स के खरीदार इस सौदे को खुफिया रखेंगे क्योंकि यही उनके मफाद में है, इसलिए मेरा पाकिस्तान जाना खतरनाक नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इतनी दौलत को महज बैंकों की जीनत न बनाऊं, बल्कि इससे अपनी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करूं। पाकिस्तान में मेरी माली हालत किसी से ढकी छुपी नहीं, इसलिए वहाँ मैं इस दौलत का पूरा लुत्फ न उठा सकूंगा। इसलिए मैं किसी मगरबी मुल्क में कयाम करना बेहतर समझूंगा। त्रिपाठी मेरे बोले हुए एक एक लफ्ज को गौर से सुन रहा था, जैसे उनकी सच्चाई को परख रहा हो। उधर मैंने बगैर किसी तैयारी के एटमी फार्मूले की समरी देने का कहकर खुद को मुश्किल में गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई कागजात न थे। मैं तो पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने वालों और पाकिस्तानी मफाद को नुकसान पहुंचाने वालों से दो हाथ करने आया था और सिर्फ उन तक पहुंचने के लिए पाकिस्तानी एटमी फार्मूले का चारा डाला था। त्रिपाठी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी न था सिवाय गोलियों के।
मेरी मुश्किल को त्रिपाठी ने खुद हल कर दिया। वो कहने लगा कि मिस्टर आसिफ, हम भारतीय न्यूक्लियर साइंस में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं और सन 74 में एटमी धमाका भी कर चुके हैं। हमें अपने लिए तो इस फार्मूले की जरूरत नहीं और ना ही हमारे दोस्त मुल्क इसराइल को है, क्योंकि वो तो एटम बम भी बना चुके हैं। इस फार्मूले में हमारी दिलचस्पी महज इस हद तक है कि हम जान सकें कि पाकिस्तान जौहरी ताकत बनने में किस हद तक कामयाब हुआ है। अगर आप हमें फार्मूला देने के साथ साथ इस बात का भी सौदा कर लें कि कहूटा के ज़ेर ज़मीन प्लांट को तबाह भी कर देंगे, तो हम आपके मुतालबे से दुगनी रकम भी आपको देने के लिए तैयार हैं। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये काम मुश्किल नहीं। आपने हमारी टॉप सिक्योरिटी वाला गोरखपुर का हवाई अड्डा भी तो तबाह किया था। त्रिपाठी जिस तरह मेरे साथ बातें कर रहा था, मेरा जी चाहता था कि टेबल पर पड़े चाकू से ही उसकी खाल उसके जिस्म से अलहदा कर दूं। लेकिन पाकिस्तान दुश्मन इस पूरे गिरोह का कला कमा करने की ख्वाहिश में खुद पर जब्त किए हुए बैठा रहा। त्रिपाठी ने कहा कि मिस्टर आसिफ, मैं जद्दा से अपने 3 मावनों को भी अभी फोन करके बुलवाता हूँ। वो कल बाद दोपहर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ करीब ही एक कस्बे में एक मसरफ रहता है, उसके इसराइल की मोसाद से भी गहरे राब्ते हैं। वही इसराइल के चीफ एजेंट को इस सौदे से मुताल्लिक अपनी राय देगा। अगर ये सौदा हमारी हुकूमतों को मंजूर हुआ तो आपको अदायगी दुबई में की जाएगी। उसके लिए भी हमें वक्त चाहिए। मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में तमाम मामलात तय हो सकेंगे। आपने ये नहीं बताया कि कहूटा प्लांट को तबाह करने के लिए आप तैयार हैं। अगर आपको ये मंजूर हुआ तो तमाम जरूरी धमाका खेज मादा आपको हमारा इस्लामाबाद का हाई कमीशन मुहैया करेगा और इस काम की निस्फ अदायगी पेशगी और निस्फ काम के बाद की जाएगी। मैंने कहा कि काम के बाद कौन अदायगी करता है? त्रिपाठी बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारे साथ काम करें तो देखें। आपको शायद मालूम नहीं कि आपके कितने हमवतन सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और सनतकार हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमारी और इसराइल की एजेंसियां उन्हें कितना ज्यादा मुआवजा दे रही हैं। हम तो आप जैसे निडर और हौसलामंद अफराद की, जो अपने मुल्क से मायूस हो चुके हैं, बेहद कदर करते हैं। इधर मैंने अपने दिल में सवाल किया कि क्या मैं अपने वतन से मायूस हो चुका हूँ, तो दिल से आवाज आई कि हरगिज नहीं। बेशक हमारे वतन में गद्दारों की कमी नहीं, लेकिन ऐसे भी बेशुमार पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं जो अपने खून के दरिया और जिस्मों को पहाड़ बनाकर दुश्मन के इरादों को खाक में मिला देने को तैयार हैं। सच्चे दिल से एक बार पुकार कर देखो तो सही। जांबाजों और जां फरोशों की इतनी बड़ी तादाद सामने आ जाएगी जिन्हें शुमार करना भी नामुमकिन होगा। त्रिपाठी के साथ खाना खाकर और अगली सुबह 9 बजे यहीं मिलने का कहकर मैं उससे रुखसत हुआ। मुझे सबसे ज्यादा इस मुश्किल ने आन घेरा था कि न्यूक्लियर एनर्जी के फार्मूले की समरी कहाँ से लाऊं। त्रिपाठी के पास से उठकर मैं सीधा कैसर के कमरे में गया और उसे कहा कि मुजम्मिल और इमरान को लेकर लॉन में आ जाए। विजय ने अगरचे खुफिया माइक्रोफोन हाउस कैंपिंग वालों के साथ आकर हमारे कमरों से निकाल लिए थे, लेकिन जासूसों का क्या भरोसा, वो हमेशा कहते कुछ और करते कुछ हैं। अपने साथियों के साथ लॉन में टहलते हुए मैंने उन्हें त्रिपाठी से होने वाली गुफ्तगू और अपना मसला बताया तो वो बहुत सोच में पड़ गए। हमारा इन भारतीय और मोसाद के एजेंटों से मिलने का मकसद ना तो उनसे कोई सौदा करना था और ना ही पैसे लेना। हम तो उनके नेटवर्क को तोड़ना और उन्हें जहन्नम वासिल करना चाहते थे। सोचते सोचते मुझे एक ख्याल आया। न्यूक्लियर एनर्जी और यूरेनियम की एनरिचमेंट का फार्मूला यकीनन आम तहरीर की तरह तो लिखा नहीं होना चाहिए, ताकि जिसके हाथ भी लगे वो सारा फार्मूला जान ले। इसे लाजिमन कोड अल्फाज और हिंसों में अलजबरे की तरह लिखा होना चाहिए। मैंने साथियों से ये बात कही तो वो खुशी से उछल पड़े। मुजम्मिल कहने लगा कि अगर वाकई हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला होता और हम उसे किसी को भी फरोख्त करना चाहते तो सीधे सादे तरीके से लिखा फार्मूला किसी को भी काबिल कबूल ना होता। तो अपने साथियों की मदद से अंग्रेजी के ऊट पटांग लफ्जों से 2 सफ़हात की एक तहरीर और 2 सफ़ों पर अलजबरे की तर्ज पर मुख्तलिफ हिंसों और जमा तफरीक, ज़र्ब और छोटी बड़ी ब्रैकेटों पर मुश्तमिल न्यूक्लियर एनरिचमेंट का फार्मूला मेरे हाथों में था। अगली सुबह मैंने होटल इंतजामिया के दफ्तर से इन 4 कागजों की 2-2 फोटोस्टेट कॉपियां बनवा ली और फिर मैं शहर में रियाज बैंक में गया और $5000 के ट्रेवल्स चेक कैश करवाए। मेरे तीनों साथी दूसरी गाड़ी में बैंक के बाहर मेरे इंतजार में और मेरी निगरानी के लिए किसी आने वाले से मुझे आगाह करने के लिए मौजूद थे। 15-20 मिनट के अंदर बैंक से फारिग होकर मैं बाहर आ गया। बैंक के बाहर एक गाड़ी में 2 गैर सऊदी अफराद बैठे थे। इमरान ने बताया कि वो हमारे पीछे ही यहाँ आए थे और अब तक गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। मैंने साथियों को कहा कि हम इकट्ठे ही दोनों गाड़ियों में चलते हैं। रास्ते में मैं होटल की सड़क पर चला जाऊंगा,
یہ پیچھا کرنے والے یقیناً میرے پیچھے ہی آئیں گے، اس لیے وہ گھر کی طرف چلے جائیں اور گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کر کے گھر میں جائیں اور گروپ کے باقی افراد سے ملیں اور جیسیو اور ماہا کو کہیں کہ وہ سٹینڈ بائی رہیں، شاید آج یا کل ان کی ضرورت پڑ جائے۔ میرے پیچھے ساتھیوں کی گاڑی اور ان کے پیچھے ہماری نگرانی اور جاسوسی کرنے والوں کی گاڑی تھی۔ کراسنگ کے بعد میں نے اپنی گاڑی پہلے ہوٹل والی سڑک پر ڈالی اور پھر 2 کلومیٹر کے سفر کے بعد یو ٹرن لے کر شہر کی طرف ہو لیا۔ میرے ساتھی کراسنگ سے ہی گھر کی طرف چلے گئے تھے۔ میرے یو ٹرن کرنے پر نگرانی کرنے والوں کو بڑی مشکل آن پڑی۔ اگر وہ بھی یو ٹرن لیتے تو اپنی سمجھ کے مطابق وہ میری نظروں میں آ جاتے، لہٰذا وہ آگے ہی بڑھتے گئے۔ وہ ہماری دونوں گاڑیوں کو لوز کر چکے تھے۔ میں 2 گھنٹے شہر میں یوں ہی گھومنے کے بعد ہوٹل پہنچا تو عمران، مزمل اور قیصر واپس آ چکے تھے۔ ہمارے تمام ساتھی بخیریت تھے اور عمران نے میرا سٹینڈ بائی رہنے کا پیغام ماہا اور جیسیو کو دے دیا تھا۔ آج رات کی میٹنگ میرے لیے بہت اہم تھی۔ جدہ سے آنے والے ترپاٹھی کے معاون تھے یا سینئر، اور الرس کا مصری انجینئر کیا واقعی مصری تھا یا اسرائیلی؟ ان سب باتوں کا علم مجھے میٹنگ میں ہونا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف کام کرنے والے اصل خفیہ ہاتھوں تک پہنچنے کے لیے مزید انتظار کرتے، یا آج رات ہی ہمیں بریدہ سلیمان ہوٹل میں جمع ہونے والوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا۔ ان باتوں کا فیصلہ آج رات کو ہی ہونا تھا۔ میں نے مزمل، عمران اور قیصر کو کہا کہ اگر ہمیں ان لوگوں کو ختم کرنا ہوا تو بارودی اسلحے کو ہم کوئی اور چارہ نہ دیکھتے ہوئے آخر میں استعمال کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اور سب سے اہم، کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید کہانیاں لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔